ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं 10 का बाजार और हमारे खास सेगमेंट मार्केट के महारथी का समय हो गया है। और आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में कल की छुट्टी के बाद बाजार का मूड खराब है और निफ्टी में जो गिरावट है वो है 300 अंकों के आसपास की, यानी कि जो कुछ हमने बुधवार को कमाया आज के सत्र में उसको पूरा का पूरा गंवाया। निफ्टी बैंक है करीब 1000 पॉइंट नीचे और 450 शेयरों के बदले जो गिरने वाले शेयर हैं उनकी संख्या है 2400 से भी ज्यादा। तो लगभग एडवांस और डिक्लाइंस का जो रेशियो है वो है 1:6 के आसपास का। और इंडिया विक्स करीब 8.5% ऊपर है, 27 के आसपास इंडिया विक्स हमें पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। क्रूड में हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत ऊपरी स्तरों से नरमी आई है, लेकिन भाव है $107 प्रति बैरल के आसपास की। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी जारी है। अमेरिका चाहता है समझौता करना, डील करना, लेकिन ईरान उसके लिए राजी नहीं है और अमेरिका धमकी भी दे रहा है कि अगर अभी डील नहीं की तो फिर मुश्किल हो जाएगी और आगे और भी गंभीर परिणाम ईरान को भुगतने पड़ेंगे। लेकिन आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से भारत के लिए कुछ कुछ अच्छी खबरें आई हैं और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि भारत, रूस, चीन, इराक, इन देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, इनके जहाजों को वहां से गुजरने दिया जाएगा। लेकिन युद्ध को शुरू हुए 1 महीने का समय बीत गया है और अभी भी तनातनी जारी है। मिडिल ईस्ट में जो परिस्थितियां हैं वो चुनौतीपूर्ण लगातार बनी हुई हैं। बाजार लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कोशिशें बहुत रंग नहीं ला पा रही हैं। 25,178 का लेवल था जब युद्ध की शुरुआत हुई थी और अब देखिए 23,000 के नीचे आपको बाजार फिलहाल दिखाई देगा। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आगे आपको किस तरह से प्लान करना है, क्या बाजार की गिरावट ये अच्छे मौके दे रही है स्टॉक्स को अकोमुलेट करने के लिए, ये चीजें जरा समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट के महारथी, आस्क हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी। वैभव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सर, महीने भर हो गए युद्ध की शुरुआत हुए, जरा ये बताइए सर कि भारत के मैक्रोस पर इसका कितना इंपैक्ट आप देख रहे हैं, कंपनी के बिजनेसेस पर क्या इसका असर होगा और क्या Q4 के जो नंबर्स आएंगे ये भी आगे बाजार को परेशान करने का काम करेंगे? तो अभिषेक, जैसे आपने एक अच्छी समरी दी है कि इन टर्म्स ऑफ मार्केट में क्या हुआ है, अगर हम लास्ट 1 महीने की बात करें और मार्केट के रिएक्शन की बात करते हैं तो एक चीज हमें गौर करनी चाहिए कि मार्केट को इनिशियल फेजेस में हम कहेंगे कि थोड़े कंप्लेसेंसी के दौर से गुजर रहा था। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि लास्ट टाइम जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुई थी वो कुछ 12 दिन या 12 दिन करीबन टिकी थी और वापस सेटल हो गई थी और सीज फायर हुआ था। सो यही एक्सपेक्टेशन था इन द इनिशियल फेज के दिस टाइम अराउंड एज वेल वो प्रॉबेबली दौर से गुजर जाएगा। हाउएवर ये टाइम क्या अलग हुआ है इसके, नॉट ओनली द कॉन्फ्लिक्ट इज प्रोलॉन्ग बट एट द सेम टाइम वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से बंद किया गया है, आई थिंक ग्लोबली जो एनर्जी कॉस्ट ऊपर गए हैं वो हर एक कंट्री को काफी नुकसानदायक है, इंक्लूडिंग इंडिया। माननीय प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया हुआ है बोथ इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा कि ये सिचुएशन थोड़ी कठिन है और इसे हमें बहुत ही केयरफुली नेविगेट करना पड़ेगा और जब तक ये सेटल नहीं हो सकता। सो फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव अगर हम मार्केट का रुख देखते हैं तो हमें लगता है कि ये वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी जब तक कि ड्यूरेबल साइंस ऑफ सीज फायर नहीं होता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है। अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करते हैं तो वैल्यूएशंस अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, अट्रैक्टिव भी है। सो अगर 3 से 5 साल का अगर अनुमान करते हैं या एक्सपेक्टेशन है निवेश करने की तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। बट अगर हम शॉर्टर टर्म की बात करते हैं तो आई वुड कंटिन्यू टू अवॉइड एंड वेट फॉर थिंग्स टू स्टेबलाइज। विभू जी, ये जरा बताइए कि ये जो रुपया लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है और रुपया के डिप्रिशिएट होने के चलते हम देख रहे हैं कि एफआईएस का आउटफ्लो भी लगातार चल रहा है, ये कितना चैलेंजिंग सिचुएशन ये है?
और इसके क्या इम्पैक्ट्स आप आगे देख रहे हैं, और ये आपको लगता है कि ईज आउट होगा या फिर हम रुपए में वीकनेस अभी और देखेंगे? नहीं, हम अभिषेक, हमारा अनुमान यही है कि अगर जैसे ही अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है तो हमें लगता है कि रुपया जो करंटली 94 क्वार्टर्स के आसपास है वो क्विक रिकवरी बता के 90 91 के आसपास स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। एट दिस पॉइंट इन टाइम हम देखें तो रुपया का अंडर वैल्यूएशन चल रहा है और वो क्विकली रिट्रेस हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वो कॉन्फ्लिक्ट में एक एंड डेट दिखे या सीज फायर दिखे या रेजोल्यूशन दिखे कोई भी तरीके से। सो इंक्रीजिंग एनर्जी प्राइसेस में हमेशा हम, बिकॉज वी आर एन इंपोर्ट ड्रिवन कंट्री, हमेशा हमारे को थोड़ा प्रेशर रहेगा, स्पेशली ऑन द करेंसी इन दीज टाइम ऑफ जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। सो आई थिंक ये मेरे हिसाब से थोड़ा टेम्पररी फेज है। सिचुएशन स्टेबलाइज होते ही ये थोड़ी अच्छी रिकवरी दिखा सकता है। ठीक है। वैभव सर, क्या आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन इतनी खराब हुई है युद्ध के चलते, और अभी भी ऐसी आशंका है कि सप्लाई अचानक से एक झटके में नॉर्मल तो होगी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टोरेज फैसिलिटीज पर असर पड़ा है, प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ है, सप्लाई चरबरा गई है, और ये तनातनी कब खींचेगी पता नहीं। मान लीजिए कि अगर ये युद्ध खत्म हो भी जाता है, युद्ध विराम हो जाता है, तो मार्केट को अपना लेवल करेक्ट करने में और कंपनीज को अपनी सप्लाई चेन को दुरुस्त करने में कितना समय लग जाएगा सर आपके हिसाब से? अभिषेक, आई थिंक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज हमें लगता है कि इवन इफ दिस गेट्स रिजॉल्व्ड, ये सप्लाई चेन रिवाइवल के लिए एटलीस्ट थोड़ा समय लग जाएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट बहुत फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो ये जो टेम्पररी डिसरप्शन अगर होगा तो आई थिंक दे विल टेक इनटू देयर स्ट्राइड्स और वो डिस्काउंट हो जाएगा वेरी क्विकली। सो मुझे लगता नहीं है कि वो जो शॉर्टर टर्म रिवाइवल होगा या शॉर्टर टर्म सप्लाई चेन को बरकरार करने के लिए जो समय लगेगा उसमें ज्यादा पेन होगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट एज वेल। सो टेम्पररी पेन रहेगा, बट आई डोंट थिंक दैट शुड बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। वैभव जी, इन सारी चीजों के बीच में जो एक चिंता थी बड़े निवेशकों की कि बाजार आखिर क्यों नहीं चल रहा है, वो था वैल्यूएशन। कहीं ना कहीं एशियन पीयर्स के मुकाबले हम थोड़े महंगे थे, वहां पर ग्रोथ भी ज्यादा आ रही थी और उसकी मार हमने झेली। अब ये युद्ध आ गया और पिटाई हो गई, और निफ्टी का जो पी है 18-19 के बीच में करंट पी आ गया है। क्या आपको लगता है कि ये इंटरनेशनल मनी, विदेशी निवेश को लाने के लिए, एफआईज के पैसे को लाने के लिए एक ट्रिगर का काम कर सकता है? दूसरी चीज, आपको कहां पर लगता है कि कौन सी एरियाज में वैल्यूएशंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, काफी ज्यादा रीजनेबल हो गए हैं और लोगों को बाइंग जरूर करनी चाहिए, स्टैगर्ड मैनर में ही सही? सो अभिषेक, आई थिंक पहला क्वेश्चन देखेंगे तो एफपीआई का देखते हैं पहले। अगर हम देखें कि कंटिन्यूस एफपीआई का आउटफ्लो हुआ है, नॉट इवन फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स, बट अगर हम 2022-23 से पकड़ते हैं तो आई थिंक वहां से हमने कंटिन्यूस आउटफ्लोज देखे हुए हैं। पहले रीजन था फेडरल इंटरेस्ट रेट्स, फेड इंटरेस्ट रेट्स का। बाद में आया जब वैसे ही जब फेड इंटरेस्ट रेट्स थम गए और घट रहे थे, तब दूसरा दौर आया चाइना स्टिमुलस का और होल एआई ट्रेड का। उसमें हमें थोड़ा नुकसान सहना पड़ा, बिकॉज रीबैलेंसिंग हुई काफी अदर एशियन इकोनॉमीज में या इमर्जिंग इकोनॉमीज में, बिकॉज इंडिया एक क्रेडिबल एआई ट्रेड नहीं दिखा रहा था एट दैट पॉइंट इन टाइम। हालांकि काफी कुछ चेंज हुए हैं, बट लास्टली ये जैसे आपने कहा, वॉर ने थोड़ा इम्पैक्ट कर लिया है। इस चलते एफपीआई की ओनरशिप इन इंडियन मार्केट्स, आई मीन अगर हम दशक कहें तो 1.5 दशक लो आ चुकी है ऑलरेडी। सो अगर यहाँ से मार्केट रिवाइव होती है या ग्लोबल सिचुएशन ठीक बैठती है तो इक्वली फास्ट एफपीआई की इनफ्लो भी आ सकती है, क्योंकि वैल्यूएशंस एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें लगता है कि काफी अट्रैक्टिव हो चुकी है। डजंट मीन कि फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म परस्पेक्टिव हम स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं, बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम
टू काइंड ऑफ इन्वेस्ट। ऐसा दौर जब हम ऐसा वैल्यूएशन देखते हैं वो कोई कारण सर ही होता है। जब कोविड में देखा था कि काफी वैल्यूएशंस पिटे थे तो बड़े कारण के वजह से हुए थे। सो जब भी चीप वैल्यूएशंस होते हैं, I think we should always look constructively from a 3 to 5 year perspective to kind of go and invest. So it's a good time, in my view, from a longer term standpoint. ठीक है वैभव सर, बहुत शुक्रिया। बहुत ही कुछ ज़रूरी सवाल थे, ज़रूरी मुद्दे थे जिस पर आपका व्यू बनता था और आपने अच्छे से लोगों को गाइड किया सर। बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए हमारे लिए। लेकिन बाजार की स्थिति देखिए, बाजार निफ्टी 300 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 1000 अंक नीचे, कोई रिकवरी आ नहीं रही है। इंडिया विक्स में उबाल बढ़ रहा है, 26.5 का इंडिया विक्स हो गया है। यानी कि जहां से इंडिया विक्स थोड़ा कूल डाउन हुआ और बाजार ने 2 दिनों की चाल दिखाई, इंडिया विक्स फिर से वहीं पर जाके खड़ा हो गया है और 8% का उछाल ये है। शुक्रवार का सत्र देखिए, मतलब अब से नहीं, अगर मैं पिछले 1.5-2 साल की बात करूं तो ये बहुत ही क्रूशल हो गया है कि ट्रंप क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, बाजार का रिएक्शन क्या होगा, अब किसी को कुछ पता नहीं। तो बेहतर है कि पोजीशन थोड़ा लाइट रखना चाहिए और आज ट्रेडर इन्वेस्टर्स बाजार में वही करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। 300 अंकों की गिरावट निफ्टी में और निफ्टी बैंक है 52,650 के आसपास। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम मिड कैप शेयरों की बात करेंगे विस्तार से। मिड कैप मसाला में आपके जाएगा नहीं। नमस्कार।